हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न डीबीजी पे स्वागत है। ये हमारा जो सीरीज़ चल रहा है बिहार दरोगा का, जो अभी आने वाला एग्ज़ाम है बिहार दरोगा जो मेंस होने वाला है या फिर बीपीएससी मतलब बीएसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ना? आप इस सीरीज़ को ज़रूर लगा कर के जाइए, ताकि आपको बिहार दरोगा का जो मेंस होने वाला है उसमें 40 से 50% क्वेश्चन यहीं से फँसेगा। तब ज़रूर इसको एक बार ज़रूर लगा करके देखिए, क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू हो करके जाइएगा, ठीक? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा है ना, 17 दिसंबर 2023 को हुआ है। ये सेकंड पाली का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उसका क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है एग्ज़ाम में, है ना? मेंस में कोई अलग क्वेश्चन नहीं आता है। इसी क्वेश्चन यही जो है क्वेश्चन सब रिपीट होता है। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिए एक बार, है ना? उसके बाद एग्ज़ाम में आप जाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन दिया है। एक ठोस शंकु जिसके आधार त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, है ना? ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता है, ठीक? अब ये मैथ का क्वेश्चन है तो इसको यहाँ पर सोल्व तो कर नहीं सकते हैं, तो वैसे हम आंसर बता देते हैं, आप जा करके है ना इसको सोल्व कीजिएगा, क्वेश्चन को देख लीजिए और इसको आप सोल्व कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक? इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसको लगा करके देखिए, ठीक? शंकु का जो ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका निकाल के देखिएगा, है ना? उसका पहले क्या कीजिएगा, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालिएगा, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालिएगा, तो पहले ये जो सर्कुलर पार्ट होता है नीचे वाला, उसका पाई आर स्क्वायर से निकाल लीजिएगा। उसका कर्व सरफेस एरिया जो निकलता है पाई आर एल, है ना, उसको, है ना, उस दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो निकलेगा तो ये यही आंसर आएगा, है ना? पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप उसे बना करके देखिएगा, है ना, बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन, है ना, योजना लैम्प विकसित करने के लिए तैयार है। ऑप्शन नंबर एक है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर दो है नाबार्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर फोर है CSIR रीति। कौन हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा CSIR, नीरी के द्वारा। किसके द्वारा, तो नीरी के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक? चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का है। तो अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर एक है 1936, ऑप्शन नंबर दो है 1938, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1939 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1940, है ना? ये कब किया गया था? ये किया गया था 1939 में। कब किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? 1939 में, है ना? कांग्रेस को छोड़ करके ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव मॉडर्न हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पे है ना, प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से जा करके आप मॉडर्न हिस्ट्री का, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का आप देख सकते हैं, है ना? अभी मेडिवल का नहीं अपलोड हुआ है, उसको वो भी अपलोड हो जाएगा और एंशिएंट भी अपलोड हो जाएगा। तो मॉडर्न का 3-4 वीडियो अपलोड हो गया है, वहाँ से जाकर मॉडर्न हिस्ट्री का आप ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, ठीक? मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़े होंगे, तो पढ़ लिए हैं तो ऑब्जेक्टिव लगा करके देखिए, उसमें भी सारा क्वेश्चन है रिपीट हुआ है ना? उस सीरीज में भी ये सारा क्वेश्चन सब दिया हुआ है। एक बार वहाँ से जाकर के आप ऑब्जेक्टिव सीरीज लगा लेते हैं, तो सारा का सारा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का जितने भी क्वेश्चन है सारा का सारा अपने आप बन जाएगा। तो ज़रूर उस वीडियो को आप लगा करके जाइएगा। वहाँ से ऑब्जेक्टिव सीरीज जो चल रहा है उसको भी आप लगा लीजिए, ठीक? और उसके बाद इसको देखिएगा तो सारा का सारा इसमें सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर एक है 1856, ऑप्शन नंबर दो है 1849, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1848 और ऑप्शन नंबर थर्ड है 1848 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1846। तो कब कब हुआ ब्रिटिश भारत में विलय? ये ब्रिटिश भारत में विलय हुआ 1849 में। कब हुआ? 1849 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस, है ना, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कर पीपल हैव सीन वॉल्व्स इन द स्ट्रीट। ऑप्शन नंबर एक दिया है, ऑप्शन नंबर एक है कि वॉल्व्स हैड बीन सीन इन द स्ट्रीट। ऑप्शन नंबर सेकेंड है इन द स्ट्रीट वॉल्व वर सीन। ऑप्शन नंबर थर्ड है वॉल्व्स वर सीन इन द स्ट्रीट बाय द पीपल। ऑप्शन नंबर फोर्थ है वॉल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय द पीपल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका साथी लायल हेरिस हेरिस के साथ, है ना, हेरिस के साथ मलोरका चैंपियन में युगल ट्रॉफी जीतकर, है ना, एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना, है ना, अपना पहला खिताब किसने जीता है? ऑप्शन एक है यूकी बाम्बरी, ऑप्शन नंबर सेकेंड है सिद्धार्थ रावत, ऑप्शन नंबर सेकेंड है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन नंबर फोर्थ है सुमित नागल। तो किसने जीता है? तो ये जीता है यूकी बाम्बरी। तो ये करेंट अफेयर का है, ठीक? करेंट अफेयर है तो करेंट अफेयर भी पूछा जाता है ना? थोड़ा बहुत करंट अफेयर को भी देख करके जाइएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है
कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में, है ना, भारत की सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर 2 है कोल्ड डेजर्ट, ऑप्शन नंबर 3 है मानस, ऑप्शन नंबर 4 है सिमलीपाल, है ना। तो मानस कहाँ है, सिमलीपाल कहाँ है, कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है? तब इसको एक बार देखिएगा, है ना। वैसे हम इसका ये जो सब भारत में सबसे उत्तरी जो ये है जैव मंडल, वो है कौन सा है, वो है नंदा देवी। कौन है? तो नंदा देवी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। लेकिन अब हम कमेंट में हम देखेंगे, है ना, मानस कहाँ है या फिर सिमलीपाल कहाँ है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 है केरल, ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश। तो किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार में। किसमें? बिहार में। कब की? 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है ना। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 युआन, ऑप्शन नंबर 2 येन, ऑप्शन नंबर 3 लीरा और ऑप्शन नंबर 4 पेसो। तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा येन। कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा येन। जापान की जो मुद्रा है वो क्या कहलाता है? येन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर 2 है मूल्य का मापक, ऑप्शन नंबर 3 है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है मूल्य का हस्तांतरण। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर इसका विनिमय का माध्यम भी हो जाएगा, है ना, विनिमय का माध्यम भी, मूल्य का मापक भी, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर? ठीक, तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन है ना। ऑप्शन नंबर 1 भूमि, ऑप्शन नंबर 2 है श्रम, ऑप्शन नंबर 3 है पूंजी और ऑप्शन नंबर 4 है संगठन। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा श्रम। कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा श्रम। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में दिया गया है, 2 हेक्टेयर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है किसका? तो एस प्लस आई, ऑप्शन नंबर 2 है सी प्लस एस, ऑप्शन नंबर 4 है सी माइनस एस, ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 3 है सी माइनस एस, ऑप्शन नंबर 4 है सी प्लस आई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी प्लस आई। क्या हो जाएगा? सी प्लस आई। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जो बात लोगों से सुनी गई हो, है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन 1 है जनजाति, ऑप्शन नंबर 2 है जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर 3 है जजिया, ऑप्शन नंबर 4 है जनश्रुति। तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जनश्रुति। क्या कहलाएगा? तो जनश्रुति कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिनाई, ऑप्शन नंबर 2 है म्यूनिख, ऑप्शन नंबर 3 है मेमल, ऑप्शन नंबर 3 है नीस। तो कहाँ हुआ था? तो ये ब्रिनाई में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ब्रिनाई में हुआ था। अगर आप बीएसएससी या फिर बिहार एसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, तब वर्ल्ड हिस्ट्री को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक। वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। उसका अगला प्रश्न है हमारा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 है तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन नंबर 4 है अवशिष्ट क्षेत्र। तो प्राथमिक जितने भी प्राकृतिक संसाधन होता है, प्रकृति से जो भी निकलता है, प्रकृति कहने का मतलब जो अर्थ से जो भी चीज़ निकलता है वो सारा का सारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किस में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा इसका 1, ठीक। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है 82, ऑप्शन नंबर 2 है 78, ऑप्शन नंबर 3 है 55 और ऑप्शन नंबर 4 है 40। ये देखिए ये पॉलिटी के क्लास में भी हम बताया है उसमें, है ना। पॉलिटी का सीरीज भी हमारे यूट्यूब चैनल पे लगा हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो उसमें हम पढ़ाया है कि जो राज्य का विधान परिषद है उसकी न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए उसमें 40, है ना, ठीक। और विधानसभा की जो अधिकतम संख्या है, विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा की अधिकतम संख्या किसी भी स्टेट में 500 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 500। तो विधानसभा की कितनी होनी चाहिए? तो 500, है ना, अधिकतम, है ना, न्यूनतम नहीं, अधिकतम। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी स्टेट में। बिहार में कितना है? तो बिहार में कितना है विधानसभा की संख्या, विधानसभा की सीटों की संख्या? तो बिहार में है 243। कितना है? 243। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है पुलिकट झील, ऑप्शन नंबर 2 है लोकटक झील, ऑप्शन नंबर 3 है हुसैन सागर झील और ऑप्शन नंबर 4 है देवर झील। तो किससे जो है तैरते हुए झील कहा जाता है? तो पुलिकट झील को। किसको? सॉरी पुलिकट झील नहीं, लोकटक झील को। किसको? लोकटक झील को, है ना। लोकटक झील को क्या कहा जाता है? तो तैरते हुए द्वीपों की झील कहा जाता है। किसे? तो लोकटक झील। कहाँ है लोकटक झील? इसका जवाब कमेंट में बताइए, लोकटक झील कहाँ है।
बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? ऑप्शन नंबर 1 है भागलपुर, ऑप्शन नंबर सेकंड है रोहतास, ऑप्शन नंबर थर्ड है जमुई, ऑप्शन नंबर फोर्थ है मुंगेर। तो कौन हो जाएगा? तो जमुई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जमुई। जमुई क्या है? तो ये सोना के लिए है ना, सोना खनिज के उत्पादनों में है ना, प्रथम सूची में आता है। सबसे ज़्यादा जो बिहार में जो सोना जो पाया जाता है वो किस जिला में होता है? तो वो होता है जमुई में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर सेकंड है जेवी कृपलानी, ऑप्शन नंबर थर्ड है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक? ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? ऑप्शन नंबर 1 है दादू, ऑप्शन नंबर सेकंड है तुकाराम, ऑप्शन नंबर थर्ड है नामदेव, ऑप्शन नंबर फोर्थ है रविदास। तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तुकाराम। कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तुकाराम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुलक संघनन है ना, बहुलक संघनन बहुलकीकरण क्रियाविधि से बनता है? कौन सा बहुलक संघनन जो बहुलकीकरण क्रियाविधि से बनता है? ऑप्शन नंबर 1 है पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर सेकंड है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सेकंड है पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन नंबर फोर्थ है नायलॉन। तो किससे बनता है? तो ये किस क्रियाविधि से बनता है? तो ये बनता है नायलॉन से। किससे बनता है? नायलॉन से। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है कि उन्होंने उन्होंने युद्ध काल में कारखानों है ना, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ कर दिया। ऑप्शन नंबर सेकंड है उन्होंने युद्ध में सेनाओं में काम करना शुरू कर दिया। ऑप्शन नंबर थर्ड है वे राजनीतिक में हावी होने लगी। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है उन्होंने युद्ध के दौरान अपने आप को घरेलू कार्य तक सीमित कर लिया। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि उन्होंने युद्ध कालों में कारखाना कार्यशालाओं में एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना प्रारंभ कर दिया, है ना, आरंभ कर दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जब आप इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री अगर नहीं पढ़े होंगे इसलिए कन्फ्यूजन होता होगा। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्लास कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति संघनन वन मिलेंगे, है ना, किस जिला में? तो ऑप्शन नंबर 1 है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर सेकंड है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर थर्ड है गोपालगंज और ऑप्शन नंबर फोर्थ है सीतामढ़ी। तो किसमें हो जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण में। किसमें? तो पश्चिमी चंपारण में अधिकतम क्या होता है? अधिकतम आपको वन मिलेंगे, है ना। अधिकतम जो वन किस जिला में मिलेंगे बिहार में? अधिकतम आपको वन मिलेंगे ये पश्चिमी चंपारण में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में रही थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सेकंड है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर थर्ड है पुडुचेरी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है दमन एंड दीव। तो किस में था? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, है ना। इसमें क्या है, ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है 25वां नंबर, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? भारतीय संविधान के कौन सा भाग में कल्याणकारी राज्यों की क्या है संकल्पना है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सेकंड है न्यायिक पूर्वावलोकन, ऑप्शन नंबर थर्ड है मूल अधिकार और ऑप्शन नंबर फोर्थ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो किसमें राज्य के कल्याणकारी के बारे में बात किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये किस लिए है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या करता है कि राज्य के कल्याणकारी के बारे में सोचता है ना। राज्य को कल्याणकारी मतलब जितना हो सके राज्य को आप राज्य में रहने वाले नागरिक को जितना आप चाहे तो क्या दे सकते हैं, तो आप आरक्षण दे सकते हैं, है ना। ये सब सारा राज्य के कल्याण के बारे में कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर थर्ड है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है मीथेन, है ना। तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मैथ का सवाल है ना। RS 6400 रुपये का 6% वार्षिक दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज क्या होगा? ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको बना करके देखिएगा। वैसे हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं पहले, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन नंबर 1 है 153.6, ऑप्शन नंबर सेकंड है 153.6, ऑप्शन नंबर सेकंड है 163.8, ऑप्शन नंबर थर्ड है 168.4, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 172.5। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है वैसे 153.6 है। इसे आप बना करके देखिएगा, है ना। वैसे आप इसको बनाइएगा, अपने समझ में आ जाएगा। ये तो जीएस है नहीं, है ना, जो आप इसको रख सकते हैं। ये क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं। अगला प्रश्न है अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 16 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि अनुच्छेद 22। तो कौन है अवसर की समानता? अवसर की समानता हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 16, है ना। 14 में क्या है? तो 14 में है विधि के समक्ष समानता। 19 में क्या है? तो 19 में बोलने, है ना, बोलने घूमने उसकी समानता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? फ्रांस का जो शासक है लुई 16वां, वो किस राजवंशों से था? तो ऑप्शन नंबर 1 है रोमानो राजवंश, ऑप्शन नंबर सेकंड है सेक्सोन राजवंश, ऑप्शन नंबर थर्ड है बुर्बो राजवंश, ऑप्शन नंबर थर्ड है नॉर्मन राजवंश। तो किससे था? तो ये था बुर्बो राजवंश, है ना। आप क्या कीजिए, एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री को भी देख करके जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है गंध का, ऑप्शन नंबर सेकंड है ताप का, ऑप्शन नंबर थर्ड है स्वाद का और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें ये सभी। तो किसका ये पता लगाते हैं? तो ये पता लगाते हैं स्वाद का। किसका? तो ये स्वाद का पता लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? पहला है मरकरी, ऑप्शन नंबर सेकेंड है लेड एली, ऑप्शन नंबर थर्ड है सिल्वर ऐसा, ऑप्शन नंबर फोर्थ है सोडियम Na। तो कौन सा जोड़ी सही है? तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, है ना। सोडियम का क्या हो जाएगा? Na। ठीक, यही जोड़ी सही है। अगला प्रश्न है सेंटियागो राजधानी है, किसकी राजधानी है सेंटियागो? तो ऑप्शन नंबर 1 है उरुग्वे, ऑप्शन नंबर सेकंड है गुआना, ऑप्शन नंबर थर्ड है पेरू की, ऑप्शन नंबर फोर्थ है चिली की। तो किसकी राजधानी है सेंटियागो? तो सेंटियागो राजधानी है चिली की। किसकी राजधानी है? इस चिली की राजधानी सेंटियागो है ना। इसकी राजधानी उरुग्वे, है ना, पेरू और गुआना की राजधानी कहाँ है? आप कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? एल नीनो का प्रभाव कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है यह भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसरण में विकृति उत्पन्न कर देती है। ऑप्शन नंबर सेकंड है यह समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर थर्ड है इसके कारण समुद्री जल में मछलियाँ की संख्या कम हो जाती है और ऑप्शन नंबर फोर्थ है यह पेरू तट की जलधारा का तापमान कम कर देती है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये इसका आंसर हो जाएगा यह पेरू तट के जलधारा का तापमान कम कर देती है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सेकंड है गरीबी देशों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना और ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के लिए अल्पकालीन साख उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ये भी इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को का जो मुख्य कार्य है, यूनेस्को का मुख्य कार्य है शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापना कराना, है ना। ये हो जाएगा इसका कार्य। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? ऑप्शन नंबर 1 है पूर्णिया, ऑप्शन नंबर सेकंड है रोहतास, ऑप्शन नंबर थर्ड है कैमूर और ऑप्शन नंबर फोर्थ है शिवहर। तो कौन सा जिला है जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला है? तो वो है पूर्णिया, है ना। इसमें लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा सबसे कम है। दूरी समय ग्राफ, है ना, दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, क्या देता है? तो ऑप्शन नंबर एक दिया है कि बल बताता है, ऑप्शन नंबर सेकंड है त्वरण को बताता है, ऑप्शन नंबर थर्ड है संवेग को बताता है और ऑप्शन नंबर फोर्थ है चाल को बताता है। तो क्या बताता है? तो ये चाल को बताता है। किसको बताता है? तो ये चाल को बताता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक
किस राजवंश से संबंधित है? सॉरी, अशोक ने। अगला प्रश्न है कि काला शोक किस राजवंश से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मौर्य से, ऑप्शन नंबर सेकंड है शिशुनाग से, ऑप्शन नंबर थर्ड है सातवाहन से, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है हर्यक वंश से। तो किस वंश से है? तो ये हो जाएगा हमारा शिशुनाग वंश से। किस वंश से? ये शिशुनाग वंश से है ना। किस वंश से है? तो काला शोक जो है शिशुनाग वंश से है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो क्या है? वो है कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सेकंड है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर थर्ड है कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर फोर है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। कार्बोनेट तो क्या हो जाएगा? कॉपर कार्बोनेट। तो क्या रहता है? कॉपर कार्बोनेट रहता है वो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितना होता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि जो दिया जाता है वो कितना होता है? तो ये होता है 15,000 रुपये। कितना होता है? तो वो होता है 15,000 रुपये। ठीक, उपराष्ट्रपति के लिए कितना होता है वो कमेंट में बताइए। उपराष्ट्रपति के लिए भी बता देते, उपराष्ट्रपति के लिए भी होता है 15,000 रुपये, है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? ऑप्शन नंबर 1 है टाटा, ऑप्शन नंबर सेकंड है एमजी, ऑप्शन नंबर थर्ड है होंडा, ऑप्शन नंबर फोर्थ है टोयोटा। तो कौन लॉन्च किया था? तो लॉन्च किया था टाटा। किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? तो लॉन्च हुआ था टाटा के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है लाल लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1 है काजू, ऑप्शन नंबर सेकंड है मूंगफली, ऑप्शन नंबर थर्ड है प्याज, ऑप्शन नंबर फोर्थ है काली मिर्च। तो किसके लिए जो है लेटराइट मिट्टी अधिक उपयुक्त है? ये उपयुक्त हो जाएगा काजू के लिए। किसके लिए? तो ये हो जाएगा काजू के लिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है द्रव की अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में, है ना, गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है निक्षेप कहलाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड है सेकंड है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑप्शन नंबर थर्ड है संघनन, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है जमना। तो क्या कहलाता है? ये कहलाएगा निक्षेप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये निक्षेप कहलाएगा। हमारा अगला प्रश्न है पी आर श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते हैं, किस खेल से संबंधित है ये? तो किस खेल से संबंधित हो जाएगा ये? तो ये ऑप्शन नंबर 1 है टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सेकंड है हॉकी, ऑप्शन नंबर थर्ड है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर फोर्थ है क्रिकेट। तो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। सविता पुनिया, है ना, और सविता पुनिया और पी आर श्रीजेश किससे संबंधित है? ये है हॉकी से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है रुधिर कणिकाओं जो रक्त को थक्का निर्माण में सहायक होता है, वो कौन होता है जो थक्का बनाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर सेकंड है श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर थर्ड है प्लेटलेट्स, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है मोनोसाइट्स, है ना। इसमें से कौन है जो रक्त को थक्का बनाता है? तो कौन हो जाएगा? प्लेटलेट्स। कौन हो जाएगा? प्लेटलेट्स। ये क्या करता है? रक्त को थक्का बनाता है। रक्त को थक्का बनाने का क्या मतलब हुआ? जैसे कहीं से कट जाता है ना, कट जाता है, जैसे ब्लेड लग गया या किसी कारण क्या हो जाता है, कहीं से छिला गया तो कट जाता है, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? ब्लड आना बंद हो जाता है। तो ब्लड आना बंद होता है तो वहाँ पर क्या होता है? एक लेयर बन जाता है। वो लेयर कौन सा है? वही लेयर है ये प्लेटलेट्स का, है ना। प्लेटलेट्स का लेयर वहाँ पर चढ़ जाता है जिसके कारण ब्लड आना बंद हो जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या होता है? अब ऑप्शन नंबर 1 है कि अपनी स्वीकृति को रोक कर रख सकता है, ऑप्शन नंबर सेकंड है संसद के पास पुनः निर्माण के लिए वापस भेज सकता है, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि 6 माह से अधिक की अवधि के लिए निलंबित नहीं कर सकता है, ऑप्शन नंबर थर्ड है अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। तो क्या हो जाएगा वो? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, वो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर है 46। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है विमान मसौदा अधिनियम 2023, ऑप्शन नंबर सेकंड है विमान विधेयक 2023, ऑप्शन नंबर थर्ड है विमान सुधार विधेयक 2023, ऑप्शन नंबर फोर्थ है नागरिक उड्डयन विधेयक। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? कौन सा विधेयक? इसमें जो विधेयक हो जाएगा कि विमान विधेयक 2023। कौन हो जाएगा? विमान विधेयक 2023। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि उष्मागति के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है पूर्ण उष्मा यांत्रिक ऊर्जा में बदली जा सकती है, ऑप्शन नंबर सेकंड है किसी उष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर थर्ड है कुछ उष्मा इंजन जो उत्क्रमणीय प्रक्रम में काम कर रहे हैं
की दक्षता 100% हो सकती है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि एक रेफ्रिजरेटर है ना तापमान को परम शून्य ताप पर कम कर सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा किसी ऊष्मा का इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है ना। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर इसका। कि निम्नलिखित में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? ऑप्शन एक है संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सेकेंड है उस वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर थर्ड है उपभोक्ता की पसंद व रुचि में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर थर्ड है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक है अनुच्छेद 52। ऑप्शन नंबर सेकेंड है अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 75 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनुच्छेद 78। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78। ठीक। अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। ऑप्शन नंबर सेकेंड है ना। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। ऑप्शन नंबर सेकेंड थर्ड है। दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि न्यूजीलैंड ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये तो सब देखेंगे है ना। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीता था। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है ना। किसका प्रश्न है? ये मैथ का प्रश्न है ना। मैथ नहीं, रीजनिंग का प्रश्न है। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन के विपरीत फल को काले रंग, लाल रंग एवं हरे रंग से रंगा जाता है और 1 सेंटीमीटर के घन में काटा जाता है, तब इनकी घनों की संख्या कितनी होगी जिसका केवल एक फलक रंगीन हो जो कि लाल हो? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वैसे 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वैसे मैथ रीजनिंग का है, आप बना करके देखिएगा है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा 32। चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पार्श्वपास युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक है बंधन बगल। ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि धूली जानवर है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि बगल बंधन। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि जानवर धूली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बगल बंधन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न में दिया गया है, किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? तो किस शहर ने की है? ऑप्शन नंबर एक है बीजिंग। ऑप्शन नंबर सेकेंड है मॉस्को। ऑप्शन नंबर थर्ड है डरबन। ऑप्शन नंबर फोर्थ है नई दिल्ली। तो कहाँ हुआ था? तो डरबन में हुआ था। कहाँ? तो डरबन में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पोली पोलीसाइथ पोलीसाइथीमिया है ना। पोलीसाइथीमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है? ऑप्शन नंबर एक है प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सेकेंड है एरिथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर थर्ड है न्यूट्रोफिल्स। ऑप्शन नंबर फोर्थ है बेसोफिल्स। तो किसकी संख्या सबसे अधिक होती है? ये होती है एरिथ्रोसाइट की। किसकी? तो ये इसमें होती है एरिथ्रोसाइट की संख्या सबसे अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल में मृदु करने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है उपयोग? तो ऑप्शन नंबर एक है धावन सोडा। ऑप्शन नंबर सेकेंड है विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर थर्ड है जिप्सन और ऑप्शन नंबर फोर्थ है चूने का पत्थर। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है धावन सोडा का। किसका उपयोग? धावन सोडा का। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने है ना सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर एक है आरबीआई। ऑप्शन नंबर सेकेंड है सेबी। ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि आईआरडीएआई है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड है ट्राई। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये सेबी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 57 में दिया गया है, केनसो है ना एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर एक है बाली इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सेकेंड है नई दिल्ली भारत। ऑप्शन नंबर सेकेंड है कुआलालंपुर मलेशिया। ऑप्शन नंबर थर्ड है बैंकॉक थाईलैंड। तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बाली इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ था? बाली इंडोनेशिया में। ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58 में, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? पहला है ना कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ऑप्शन नंबर सेकेंड है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ऑप्शन नंबर थर्ड है निरीक्षण क्षेत्राधिकार। ऑप्शन नंबर फोर्थ है परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। तो ये भी आता है और ये भी आता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी आता है। ऑप्शन नंबर थर्ड ये भी आता है निरीक्षण क्षेत्राधिकार है ना। कौन नहीं आता है? तो ये नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि 1 2 3 है ना, 2 3 4। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा
कि 1, 2 और 3। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए और दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है ग्राम पंचायत का गठन, दूसरा है एक समान नागरिक संहिता, और तीसरा है इसी में है कि कृषि और पशुपालन, और चौथा क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण। और सूची सूची 2 में क्या दिया गया है? सूची 2 में दिया गया अनुच्छेद 50, अनुच्छेद अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 44। तो अब देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन किस में है? तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में, किस में है? अनुच्छेद 40 में। तो पहला का कौन हो जाएगा? पहला का हो जाएगा 3, है ना। एक समान नागरिक संहिता, है ना, एक समान नागरिक संहिता मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 में, है ना, यूसीसी जो होता है। तो बी का कौन हो जाएगा? बी का हो जाएगा 44, है ना। इसके हिसाब से पहला का हो गया 3, है ना, ए का हो गया 3, बी का हो गया 4। उसके बाद हो गया कौन? पशुपालन और ये कृषि और पशुपालन, इसका सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा सेकेंड। ठीक, इसके हिसाब से आप ऑप्शन ऑप्शन चुन लीजिए। पहला का क्या था? तो पहला का था पहला क्या था 4, और दूसरा का, है ना, बी का था 3, और सी का क्या है? सी का है सेकेंड। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसके हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनीय विभाजन का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सेकेंड है हिमालय और अन्य पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर थर्ड है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ऑप्शन नंबर फोर्थ है पश्चिमी और पूर्वी घाट। तो कौन नहीं होगा इसमें से? तो ये पश्चिमी पूर्वी पश्चिमी पूर्वी पश्चिमी पूर्वी घाट जो है ये नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पुलागरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है थायमिन, ऑप्शन नंबर सेकेंड है नियासिन, ऑप्शन नंबर थर्ड है कैल्सीफेरॉल, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है राइबोफ्लोविन। तो किसकी कमी से होता है? तो ये नियासिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 62 में, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का जो भाग है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर सेकेंड है कोंकण तट, ऑप्शन नंबर थर्ड है कन्नड़ तट, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है मालाबार तट। तो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है कोरोमंडल तट। क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोरोमंडल तट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, कोंकण कोंकण तट कहाँ है? कोंकण हो गया, कन्नड़ हो गया, है ना, मालाबार हो गया, सब कहाँ है? तो सब है। तो ये पश्चिमी पश्चिमी तट पे है ना, वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पर है कोंकण, कन्नड़, उसके बाद मालाबार तट, सब पश्चिमी तट पे पश्चिमी तट का भाग है। बाकी कोरोमंडल तट जो है ये क्या है? तो ये है पूर्वी तट का भाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 में दिया गया है, पालर जो पानी है वो कहाँ कहाँ से आता है? वर्षा जल है ना, या फिर समुद्री जल है, या फिर भारी जल है, या फिर भूमिगत जल है? तो ये कौन सा जल है? ये जल है वर्षा जल, है ना। वर्षा जल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पालर पानी ही बोलते हैं। कौन सा पानी? तो पालर पानी। देखिए ये सब दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आप इसको अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको न आने वाला जो दरोगा का वैकेंसी है उसमें न दिक्कत करने वाला है। उसके बाद वो बीएसएससी का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन आप देख करके इसके अकॉर्डिंग क्या कीजिए, आपको तैयारी करना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64 में दिया गया है, ये मैथ का प्रश्न है। इसमें कहा गया 1 + x/2 का होल पावर 1/2 का प्रसार क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक, जिसको बना करके देखिएगा। वैसे हम बनाया है तो इसका आंसर क्या आया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, है ना। वैसे देख लीजिए इसका ऑप्शन और भी है। ठीक, ऑप्शन है x + 1/x, उसके बाद है प्लस 3/16x² प्लस डैश। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकेंड है 1 - x/4 प्लस 3/32x² प्लस डैश। ऑप्शन नंबर थर्ड है ये 1 + x/4 प्लस 3/32 प्लस x² प्लस डैश। ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1 - x/4 माइनस 33/16x² प्लस डैश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आप इसको बना करके देखिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसकी चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332। तो किस अनुच्छेद में है निर्वाचन आयोग की चर्चा? तो निर्वाचन आयोग की चर्चा है अनुच्छेद 324 में। किस में है? अनुच्छेद 324 में। ठीक, हम पॉलिटी के वीडियो में सारा का सारा पढ़ाए हैं। आप पॉलिटी का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के पॉलिटी का वीडियो लगा हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा,
प्रश्न नंबर 66 में दिया गया है, भारत में स्थानीय स्वशासन विषय है, किसका विषय है? तो ऑप्शन नंबर 1 में संघ सूची का है, ऑप्शन नंबर सेकंड है राज्य सूची का है, ऑप्शन नंबर थर्ड है समवर्ती सूची का है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है अवशिष्ट सूची का है। ये किसका विषय है ये? तो ये विषय हो जाएगा, यह विषय हो जाएगा हमारा राज्य सूची का। किसका विषय है? तो ये राज्य सूची का है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा 67 में, व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है उसे वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सेकंड है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर फोर्थ है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर फोर्थ है चित्तरंजन दास। तो क्या हो जाएगा? तो इसका ये किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है चित्तरंजन दास को। किसको बोला जाता है? ये चित्तरंजन दास को भी, चित्तरंजन दास का दूसरा नाम क्या है? तो देश बंधु। ठीक, तो ये हम जो आधुनिक भारत का ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं उसमें भी हम ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन हम करवाए हैं। तो आप अगर आधुनिक भारत का अगर ऑब्जेक्टिव सीरीज नहीं देखे हैं तो वहाँ से प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, उसको जा करके कंप्लीट कीजिए। और फिर हमारा आधुनिक भारत हो गया या फिर पॉलिटी हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव सीरीज भी चल रहा है। ठीक, अगर आप ऑब्जेक्टिव सीरीज लगा लेते हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये लगा लेते हैं तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये है इंग्लिश का सवाल है। ठीक, कर चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डायरेक्शन नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? तो ऑप्शन देखते हैं इसका। इसका आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन दिया हुआ है पहला कि है ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एवरीवेयर। ऑप्शन नंबर सेकंड है ही सेज टू मी इज ही सीन समवेयर। ऑप्शन नंबर थर्ड है ही सेज टू मी डिड यू सी हिम एनीवेयर। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ही सेड टू मी डू यू सी हिम एनीवेयर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। ठीक, ये इंग्लिश का सवाल है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है 69 में, अगला प्रश्न है हमारा सरकारिया आयोग संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर 1 है पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर सेकंड है चुनाव आयोग की शक्तियों से, ऑप्शन नंबर थर्ड है केंद्र और राज्य संबंध से, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है भूमि सुधार से। तो किससे संबंध है? तो ये संबंध है राज्य और केंद्र से संबंध है। किससे संबंध है? तो राज्य और केंद्र से। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पादक हार्मोन वृद्धि का समदमन करता है? ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर थर्ड है जिब्रेलिन, और ऑप्शन नंबर 4 है एफसीसिक अम्ल, है ना। तो कौन कौन सा पादप हार्मोन है जो क्या करता है? वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये कहा जाता है एफसीसिक अम्ल को। किसको? एफसीसिक अम्ल को। ये क्या करता है? पादप को वृद्धि करने में सहायक होता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सेकंड है 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि 26 सितंबर को, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 16 अक्टूबर को। तो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सेकंड है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर थर्ड है वायुसेना के अध्यक्ष, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है राज्यपाल। तो किसी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता, बाकी सबका जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, कर्पूरी देवी है ना, एक कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार है ना, डैश पेंटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड है वर्ली पेंटिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि कलमकारी, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है तंजौर। तो किससे संबंधित है वो? तो वो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा कि हमारा अगला प्रश्न है कि 301 से लेकर 301 से लेकर 400 है ना, सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियन किसने जीती है ना। ऑप्शन नंबर 1 है रजनी कृष्णन, है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड है राजीव सेतु, ऑप्शन नंबर थर्ड है केविन कुंटल, ऑप्शन नंबर फोर्थ है एल्विन एल्विन सुंदर। तो किसने जीती है ये जीती है राजीव सेतु। किसने जीती है? जीती है राजीव सेतु। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा कि जब एक पत्थर के टुकड़े को, है ना, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर 36 वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया है।
ऑप्शन इसका दिया है वृत्ताकार पथ के लंबवत एवं वृत्तीय की त्रिज्या की अनुदिश बाहर की ओर है। और ऑप्शन नंबर सेकेंड है वह बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश है। ऑप्शन नंबर थर्ड है वृत्ताकार पथ के धरातल के लंबवत वृत्ताकार पथ के अनुदिश उसके केंद्र की ओर है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 76 है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, हम मॉडर्न हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव सीरीज में करवाए हैं ये, है ना। तो अब अगर मॉडर्न हिस्ट्री का अगर ऑब्जेक्टिव सीरीज अगर लगा लेते हैं पूरा अच्छे तरीके से सारा का सारा सीरीज, तो आपको एक भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री नहीं छूटने वाला है। पॉलिटी का भी सीरीज चल रहा है, अगर पॉलिटी का अगर आप लगा लेते हैं तो एक भी पॉलिटी का क्वेश्चन भी आपको नहीं छूटने वाला है। सारा का सारा जितना हम पॉलिटी का जो सीरीज चला है उसमें आप देख लीजिए और इसके बाद ये वीडियो को लगाइए, देखिए आपको सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा। अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपका सारा सेट ही बन जाएगा और एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर इस क्षेत्र में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक है। तो ऑप्शन नंबर एक है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर थर्ड है सर जॉन शोर और ऑप्शन नंबर फोर्थ है वारेन हेस्टिंग। तो कौन है? तो ये हो जाएगा थॉमस मुनरो। कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी, है ना, सूक्ष्म वित्तीय कंपनी का विनियामक प्राधिकरण कौन है। तो ऑप्शन नंबर एक है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सेकेंड है राष्ट्रीय आवास बैंक। ऑप्शन नंबर थर्ड है भारत सरकार का कंपनी मामलों का विभाग। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है भारतीय, है ना, भारतीय होना चाहिए, है ना, भारतीय प्रतिभूति का विनियम बोर्ड। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 78 में रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह क्या है। ऑप्शन नंबर एक में दिया है धमनियाँ, ऑप्शन नंबर दो में दिया है नसें, है ना, या सिराएं, ऑप्शन नंबर थर्ड है कोशिकाएं और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अलिंद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कोशिकाएं। क्या हो जाएगा? ये कोशिकाएं हैं। क्या है ये? कोशिकाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर है 79 में दिया गया है कि डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है ना, डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है। ऑप्शन नंबर एक है सैटेलाइट फोन, ऑप्शन नंबर सेकंड है मोबाइल फोन, ऑप्शन नंबर थर्ड है मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा, ऑप्शन नंबर फोर में दिया गया है मोबाइल टावर। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली। ठीक, एक्चुअली क्या है कि ये सब हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो हम सब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और क्या हो जाएगा, तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं क्वेश्चन को, आपको हम क्वेश्चन दिखला रहे हैं, है ना, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको इस अकॉर्डिंग से क्या करना है, तैयारी करना है। अगर एक्सप्लेन करने के लिए बैठेंगे तो एक ही 10 क्वेश्चन होगा तो एक घंटा का वीडियो बन जाएगा। ठीक, इसलिए हम आपको क्वेश्चन दिखला रहे हैं। आप क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद इसका ऑप्शन देखिए, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग क्या कीजिए, आप तैयारी कीजिए। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 80 में है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है डैश के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप जो है गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, ऑप्शन नंबर सेकंड है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर थर्ड है यूएनईपी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है वर्ल्ड बैंक। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है ये जारी किया जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, उसका जवाब कमेंट में आप पिन कीजिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 81, इसमें दिया गया है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर एक है बाढ़ नियंत्रण से, ऑप्शन नंबर सेकंड है मछली उत्पादन से, ऑप्शन नंबर थर्ड है दूध उत्पादन से और ऑप्शन नंबर फोर्थ है खाद्य उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये संबंधित है दूध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। आपको लगेगा कि बाढ़ नियंत्रण से होगा, है ना, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है, लेकिन दूध उत्पादन बाढ़ के नियंत्रण से नहीं है, दूध उत्पादन से है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर है 82। प्रश्न नंबर 82 में दिया गया है मनुष्य में श्रव की आवृत्ति मनुष्य में श्रव आवृत्ति की प्रास क्या है। तो मतलब मनुष्य में जो सुनने की क्षमता है वो क्या है, 2 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज तक है ना, या फिर 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 200 किलो हर्ट्ज तक है, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक है, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है 200 किलो हर्ट्ज से लेकर के 300 किलो हर्ट्ज तक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक है ना। किससे हो जाएगा? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक इंसान की सुनने की क्षमता है। ठीक,
प्रासरव के मतलब प्रास का मतलब होता है कि सुनने की क्षमता। इंसान जो सुनता है सुनने की आवाज़ जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 एच से लेकर के ये 20 किलो एच तक किलो एच तक क्या है उसकी सुनने की क्षमता है। उससे ऊपर की आवाज़ नहीं सुन सकती है और इससे नीचे वाली आवाज़ भी इंसान नहीं सुन सकता। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये मैथ का प्रश्न है, ठीक। इसको बना करके देखिएगा कि रोहन 25 रुपये रोहन 25 रुपये वास्तविक मूल्य के 450 शेयर समतोल मूल्य पर खरीदता है। यदि यदि वह वर्ष के अंत में 675 रुपये लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश की दर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 4%, ऑप्शन नंबर 2 है 5%, ऑप्शन नंबर 3 है 5.5%, ऑप्शन नंबर 4 है 6%। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 6%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर 6%। अब मैथ का जो क्वेश्चन देख रहे हैं, मैथ का भी क्वेश्चन क्या कीजिए कि नोट कीजिए, है ना, उसको बना करके देखिए, क्योंकि इसी लेवल का मैथ पूछा भी जाता है। अगर ये सब अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो ये मैथ का भी क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली ज्वर रोधी दवा कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है कि सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 2 है कि फिनेसिटिन, है ना, ऑप्शन नंबर 3 है पैरासीटामोल, ऑप्शन नंबर 4 है कि एस्पिरिन। तो कौन है जो सबसे अधिक उपयोगी में सबसे अधिक उपयोगी किया जाता है? तो उपयोगी सबसे अधिक उपयोगी में आ जाता है पैरासीटामोल, ठीक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 85 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है कि उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 3 है भारत का महान्यायवादी और ऑप्शन नंबर 4 है मुख्य निर्वाचन आयोग। तो कौन है जो क्या है कि गैर सदस्य होते हुए संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है? तो कौन भाग ले सकता है? तो भारत का जो है महान्यायवादी जो होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। ये क्या करते हैं, सदन के किसी भी भाग में सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन के कार्यवाही में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए हम पॉलिटी में हम ये पढ़ाए थे, है ना। अगर आप पॉलिटी का सीरीज देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न नंबर है 86 में दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 है सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर 3 है कोट दीजिए और ऑप्शन नंबर 4 है बनवाली। और सूची सेकंड में क्या दिया गया है? सूची सेकंड में दिया गया है भुज कच्छ, और दूसरा में दिया गया सिंध, और तीसरा में दिया गया है राजस्थान, और चौथा में दिया गया हरियाणा। तो पहला का क्या हो जाएगा? तो कालीबंगा का हो जाएगा राजस्थान। कहाँ हो जाएगा? तो कालीबंगा का हो जाएगा राजस्थान। तो कालीबंगा कहाँ है? पहला का हो जाएगा कौन सा? पहला का हो जाएगा 3rd, ठीक। उसके बाद है सुरकोटदा कहाँ है? तो सुरकोटदा है भुज कच्छ में, है ना। तो दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा का हो जाएगा फर्स्ट। तो दूसरा का फर्स्ट देख लीजिए, पहला का ये हो गया, दूसरा का ये। उसके बाद है कौन? उसके बाद है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 कोट दीजिए कहाँ है? तो कोट दीजिए है सिंध में, है ना। तो बी का कौन हो जाएगा? बी का हो जाएगा सेकेंड। तो बी का सेकेंड देख लीजिए, सॉरी सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा सेकेंड, है ना। कोट दीजिए कहाँ है? तो कोट दीजिए है सिंध में। तो सी का हो जाएगा सेकेंड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 87 में, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? गंगा जो डेल्टा है ना, गंगा के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है उसके सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है नामचा बरवा, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकेंड है फरक्का, ऑप्शन नंबर 3 है कोलकाता, ऑप्शन नंबर 3 है ढाका। तो कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का हो जाएगा फरक्का, है ना। गंगा डेल्टा का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन है? फरक्का है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 88 है ना। 88 में दिया गया है, ये भी फिजिक्स से दिया गया है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 25 सेंटीमीटर। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो 25 सेंटीमीटर, है ना। जो किसी भी चीज़ को देखने का देखने के लिए जो सबसे न्यूनतम दूरी है वो कितना सेंटीमीटर है? वो है 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 89 नंबर में है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? तो किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? तो कोलंबस ने की थी। किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सीमांत उपभोक्ता प्रकृति, है ना, एमपीसी की परिभाषा क्या है ना। एमपीसी की परिभाषा क्या है उसमें? तो इसका है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सी बाई वाई, ऑप्शन नंबर 2 है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ऑप्शन नंबर 3 है एस बाई वाई, ऑप्शन नंबर 4 है डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि
अगला प्रश्न दिया गया है कि सीमांत दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है सिक्किम, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है मेघालय और ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ है ये सीमांत दर्रा? ये सीमांत दर्रा है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है करंज, ऑप्शन नंबर सेकंड है महुआ और ऑप्शन नंबर थर्ड में है जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर फोर्थ है अरंडी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर दिया गया है ए और सी दोनों हो जाएगा, या फिर बी सी और डी दोनों तीनों हो जाएगा, या फिर ए सी डी होगा, या फिर ए बी सी डी। कौन होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा कौन सा 89 का 82 का क्या हो जाएगा? 82 का हो जाएगा ए बी सी डी, है ना। ये सारा का सारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए बी सी डी सारा का सारा आंसर इसका आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। करंज भी है, महुआ भी है ना, जेट्रोफा भी है और अरंडी भी है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? हून जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है असम में, ऑप्शन नंबर सेकंड है त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर फोर्थ है मेघालय में, ऑप्शन नंबर थर्ड है मेघालय और ऑप्शन नंबर फोर्थ है मणिपुर। तो कहाँ मनाया जाता है ये? तो हून जो मनाया जाता है ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है ये? मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल है। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है। तो इसमें कौन हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि 1 और सेकंड दोनों, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है कि केवल एक, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है 1 और थर्ड, और ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया है कि 1 2 और 3 सभी, है ना। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 1 2 और 3। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और तीनों हो जाएगा। ये तीनों सही भी, मतलब कि क्या होगा कि बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल है, ये भी है ना। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है, ये भी ठीक है। उसके प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है ना। ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एज ऑफ टाइम, है ना, एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? एज ऑफ टाइम जो है, एज ऑफ टाइम किसकी जीवनी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सानिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर सेकंड है कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर फोर्थ है दीपिका पादुकोण और ऑप्शन नंबर थर्ड है दीपिका पादुकोण और ऑप्शन नंबर फोर्थ है कौन? प्रियंका गांधी। तो किसका हो जाएगा ये है कल्पना चावला का। किसका है? कल्पना चावला का क्या है? कल्पना चावला का जीवनी है ये। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 96 में किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। ऑप्शन 1 न्यूटन के गति के प्रथम नियम द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड है न्यूटन के गति के तृतीय नियम द्वारा, ऑप्शन नंबर फोर्थ है न्यूटन गति के चतुर्थ नियम के द्वारा। तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दुर्गावती, है ना। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश जिले में स्थित है? दुर्गावती जो है जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 1 है औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर सेकंड है कैमूर, ऑप्शन नंबर थर्ड है बक्सर, ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि भोजपुर। तो किस जिले में बिहार के? तो बिहार के कैमूर में है। किस में है? तो ये कैमूर में है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है ना, ये मैथ का सवाल है। एक खाली टैंक को ये 6 घंटे में तथा बी 8 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो 2 घंटे बाद ए बंद 2 घंटे बाद ए को बंद हो जाता है, तो पाइप बी द्वारा शेष टैंक भरने में कितना समय लगेगा, है ना। इसका वैसे इसका आंसर बता देते हैं, आप बना करके देखिएगा। ठीक, क्या है? टाइम एंड मतलब पाइप एंड सिस्टम का है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2.5 घंटा में क्या करेगा? बी पाइप को जो बच गया है उसको कंप्लीट कर लेगा। चलिए प्रश्न नंबर 99 में दिया गया दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों का नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? ऑप्शन नंबर 1 है आईसीसी का, ऑप्शन नंबर सेकंड है आईएस, है ना, आईएसएसडीए का, ऑप्शन नंबर थर्ड है सीडीएससीओ द्वारा, ऑप्शन नंबर फोर्थ है एसएसएस, है ना, आई के द्वारा। तो किसका काम है नियंत्रण रखना? तो ये है कि इसका काम है सीडीएससीओ के द्वारा। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है इस सेट का। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्र के उदाहरण है? सर्वाधिक
सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 है रेलवे, ऑप्शन नंबर सेकंड है टिस्को, ऑप्शन नंबर 4 है रिलायंस और ऑप्शन नंबर 3 है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो कौन है? ये हो जाएगा रेलवे। सार्वजनिक का मतलब जहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं। तो कहाँ पर सभी लोगों को जाने के लिए अलाउ है? ये है रेलवे। ठीक, इसे तो क्या है, प्राइवेट कंपनी सब है। ठीक, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा सीरीज़ का जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आप इससे पिछले वाले शीर्षक को नहीं लगाए हैं तो उसको भी लगा लीजिए। ठीक, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। इसको लगा करके उसके बाद अपना पढ़ाई को भी कंप्लीट रखिए। तब तक के लिए यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।